नमस्कार, मैं पवन कुमार। आज हम शुरू कर रहे हैं सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे मैटर और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, और उसके बाद हम जो सॉलिड है उसको क्लासीफाई करेंगे दो तरीके से। कौन कौन सा? एक नंबर होगा आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और दो नंबर एमोर्फस सॉलिड। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और अधिक अपडेट्स के लिए। और इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर की, कि मैटर क्या है या पदार्थ क्या है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पदार्थ या द्रव्य। इसको हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसकी यदि डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन इसकी क्या बोलती है कि मैटर इज एनी सब्सटेंस दैट हैज़ मास एंड टेक्स अप स्पेस बाय हैविंग वॉल्यूम, यानी कि जिसका क्या हो, कुछ मास हो, द्रव्यमान हो, और जो उसकी वॉल्यूम है उसके द्वारा वो क्या करे, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं, या मैटर बोलते हैं, या द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, यदि इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम इसको दो तरह से क्लासीफाई कर रहे हैं इसको। एक तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर। यदि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर इसको क्लासीफाई करें तो ये 3 तरह का होगा आपका। नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड, और नंबर 3 है गैस। यदि हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर तो ये दो तरह से इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर 1 प्योर सब्सटेंस और नंबर 2 है मिक्सचर। यदि हम बात करें किसकी? प्योर सब्सटेंस की, तो इसको आगे फिर दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है एलिमेंट। नंबर 1 कौन सा है? एलिमेंट। और नंबर 2 है कंपाउंड। ठीक है, और यदि हम बात करें किसकी? मिक्सचर की, तो वो फिर आगे 2 प्रकार का है। वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 तो क्या है? होमोजीनस मिक्सचर, और नंबर 2 क्या है? हेट्रोजीनस मिक्सचर। इन सब के बारे में हम छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, तो इसकी हम डिटेल में बात यहाँ पर नहीं करने वाले। हम किसकी बात करेंगे? हम सिर्फ बात करेंगे सॉलिड के बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से कारक है जो किसी द्रव्य या मैटर की अवस्था को प्रभावित करते हैं। तो ये मेनली दो फैक्टर है। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और नंबर 2 है थर्मल एनर्जी। अब मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, या कोई मैटर, मान लीजिए कोई पदार्थ है, उसमें क्या है? 2 मॉलिक्यूल है, ए और बी। अब उनके बीच में क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें तो वो 2 तरह के हो सकते हैं। नंबर 1 तो क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और नंबर 2 उसमें क्या हो सकता है? वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ रिपल्सन, यानी कि रिपल्सन फोर्स हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किसकी? ओनली अट्रैक्शन फोर्स की, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो अट्रैक्शन फोर्सेस की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो किसी मैटर के जो कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स है, क्या बोल रहा है ये? कि द फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर विद इन ए सॉलिड आर कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जिसकी बात हमने यहाँ पे कर ली। अब जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जितना ज़्यादा होगा, उन पार्टिकल्स के बीच में जितना ज़्यादा होगा, वो मॉलिक्यूल्स, वो जो एटम्स है वो क्या होंगे? उतने ही पास होंगे, वो उतने ही क्या होंगे? पास होंगे। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सॉलिड है उसके अंदर क्या होगा? जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन फोर्स की बात हो रही है यहाँ पे। अट्रैक्शन फोर्स क्या है? सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम किस में होगा? लिक्विड में, और सबसे कम किस में होगा? गैस में। ये बात किसकी है? मैंने ये बात की है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की। अब यदि मैं बात करूँ थर्मल एनर्जी की, कि थर्मल एनर्जी क्या है? थर्मल एनर्जी सिंपली कुछ नहीं है, हीट है, टेम्परेचर है। कि किसी सब्सटेंस को आप जब टेम्परेचर देते हो तो क्या होता है? उसके जो पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं? उनकी एनर्जी हाई हो जाती है और वो मोशन करने लगते हैं। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर आप किसी सब्सटेंस का इंक्रीज़ करोगे तो उसकी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? हाई होगी। और जो पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे भी? दूर जाने लगेंगे। पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे? दूर जाएंगे। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि जो गैस है, जो गैसियस, जितने भी गैसियस पदार्थ है आपके,
उनकी जो थर्मल एनर्जी है वो क्या होगी, हाई होगी। उसके बाद में किसकी होगी, लिक्विड की, और सबसे कम होगी आपके सॉलिड की सॉलिड की जो थर्मल एनर्जी है वो क्या होगी, सबसे कम होगी। अब यहाँ से हमने फाइनल निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं यहाँ से कि ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है और जो आपकी थर्मल एनर्जी है वो दोनों क्या एक दूसरे के ऑपोजिट है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो सॉलिड के लिए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो क्या होंगे, सबसे ज़्यादा होंगे, और जो उसकी थर्मल एनर्जी है वो क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम सॉलिड के करेक्टरिस्टिक्स की। तो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स तो यही है कि सॉलिड है डेफिनेट, इनकी जो शेप है वो क्या होगी, फिक्स होगी। शेप और वॉल्यूम क्या होगी, इनकी फिक्स होगी इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड गैस। ठीक है, और सॉलिड्स आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। ये क्या कैसे होंगे, रिजिड होंगे और इनकम्प्रेसिबल होंगे। और इनकी इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होगी, बहुत कम होगी, वेरी स्मॉल। यानी कि इनकी जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो क्या होगी, बहुत कम होगी। मान लीजिए कोई सॉलिड है और उसके अंदर ए और बी क्या है, दो एटम्स है। ठीक है, तो उनके बीच की जो ये डिस्टेंस है ये क्या होगी, बहुत कम होगी सॉलिड्स के अंदर। अगली बात आती है इंटर पार्टिकल फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अब डिस्टेंस कम होगी तो ये जो फोर्सेस हैं वो क्या होंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। अगली बात है द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रिमेन फिक्स्ड देयर एट देयर पोजीशन एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। यानी कि इसको आप यूँ समझिए कि मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास कोई सॉलिड है, मैं उसका यहाँ पे आपको 2D स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। ये कोई सॉलिड है मान लीजिए, ठीक है, और उसके ये क्या है, कुछ पार्टिकल्स हैं जो आपस में इस तरह से बॉन्डिंग किए हुए हैं। इसने इसको इस तरह से क्या है, पकड़ रखा है एक दूसरे को सबने। ये क्या है, अभी आपका सॉलिड तैयार हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये 2D स्ट्रक्चर है। ठीक है, 3D में नहीं बना रहा मैं, ये 2D में है। तो अब देखो इसमें ये क्या बोल रहा है कि ये सिर्फ जो उसकी मीन पोजीशन है उस पर ऑसिलेट करेंगे। कैसे करेंगे और क्यों करेंगे, देखिए कि यहाँ पर आप इस सेंटर वाले पार्टिकल की बात कीजिए। सेंटर वाला पार्टिकल है, ये क्या बोल रहा है कि इसको देखो आप चारों तरफ से क्या कर रहे हैं, और पार्टिकल्स ने यहाँ पर मजबूती से पकड़ के रखा हुआ है। मजबूती से पकड़ के रखा हुआ है तो क्या हुआ, ये पार्टिकल ट्रांसलेशन मोशन नहीं करेगा, यानी कि स्थानांतरण गति नहीं करेगा। यानी कि ये नहीं होगा कि ये यहाँ से खड़ा होकर यहाँ पर बाहर आ जाएगा, ये पॉसिबल इसमें नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, सिर्फ अपनी इस पोजीशन पर क्या करेगा, ये वाइब्रेट करेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है, इसी जगह ही ये वाइब्रेट करेगा। और लास्ट पॉइंट इसका क्या बोल रहा है, हाई डेंसिटी। यानी कि जो सॉलिड्स है उनकी डेंसिटी क्या होती है, अभी हाई होती है। तो डेंसिटी की बात हो रही है, तो डेंसिटी द्रव्यमान क्या होगा, इसका डेंसिटी बराबर क्या होगी भाई, मास अपॉन में वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो इसको आप यूँ समझिए कि कंपैरिजन कीजिए आप इसका सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का। मैं ये बोल रहा हूँ कि तीनों का जो मास है वो क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि तीनों का मास मैं ये बोल रहा हूँ, इसका भी 1 kg है, इसका भी क्या है 1 kg है, और इसका भी क्या है 1 kg। सबका क्या है 1 किलोग्राम इसका क्या है मास है, मैंने ये बोल दिया। अब जो वॉल्यूम है वो क्या है, अभी सॉलिड में हमने ये बात की कि जो इनके इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो बहुत कम होगी और इनकी जो फोर्सेस है वो स्ट्रॉन्ग होंगे। उस वजह से क्या होंगे, जो पार्टिकल्स है वो बहुत पास पास होंगे। अब पार्टिकल्स इसके पास पास होंगे तो इसकी वॉल्यूम है वो क्या होगी, सबसे कम होगी। वॉल्यूम क्या होगी इसकी, सबसे कम होगी। लिक्विड में पार्टिकल्स दूर दूर होंगे इन कंपैरिजन टू सॉलिड, तो इसकी जो वॉल्यूम है वो और ज़्यादा हो जाएगी। और गैस के पार्टिकल्स और दूर दूर होंगे तो उसकी वॉल्यूम सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो वॉल्यूम का ऑर्डर आप ये लिख सकते हो इसके अंदर। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो सॉलिड की डेंसिटी है इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड गैस वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, और दूसरा बात हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं इनके एंट्रोपी के ऑर्डर की। एंट्रोपी क्या होगी इनकी, ये देखिए आप। एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी भी सॉलिड की क्या होगी, सबसे कम होगी, उसके बाद लिक्विड की और उसके बाद में गैस की। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एंट्रोपी क्या होती है भाई, किसी सिस्टम के अंदर अव्यवस्था, कितनी ज़्यादा अव्यवस्था है। तो गैस में हमें पता है पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, उसके बाद लिक्विड में पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं और सॉलिड में सबसे पास में होते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी एंट्रोपी की, जिसको हम थर्मोडायनेमिक्स में और भी डिटेल से करेंगे। ठीक है, इसको आप यहाँ पे छोड़ दीजिए। ठीक है, अगली बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड को क्लासीफाई करते हैं।
तो देखिए सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज क्रिस्टलाइन और एमोर्फस ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कि इनके जो पार्टिकल्स है उनके जो उनका जो ऑर्डर अरेंजमेंट है उसके आधार पर इसको क्रिस्टलाइन और एमोर्फस दो तरह से क्लासीफाई किया गया है। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स, ईच ऑफ देम हैविंग ए डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक जियोमेट्रिकल शेप। क्या बोल रहा है कि इसकी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसकी जो जियोमेट्रिकल शेप होगी वो क्या होगी, मतलब बहुत ही अच्छे यानी कि क्या बोल सकते हैं उसको, बहुत अच्छा ऑर्डर होगा उसका, यानी कि वेल पैकेज्ड और वेल मैनेज्ड होगी। ठीक है, जैसे आप देखिए ये जो डायग्राम ए है ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का है। इसमें आप देखो ये पार्टिकल्स है, ये क्या है, सबका अरेंजमेंट एक जैसा है। ठीक है, सबका अरेंजमेंट कैसा है, एक जैसा है। जबकि हम बात करें डायग्राम बी की तो इसके अंदर आप क्या देख रहे हो, इसमें है एमोर्फस सॉलिड, और उसके अंदर क्या है, ये देखिए सारे बिखरे पड़े हैं इधर उधर, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा अव्यवस्था देखने को मिल रही है। ये क्या है अभी, एमोर्फस सॉलिड है। अब बात करते हैं हम इनकी अलग अलग तरीके से, अलग अलग। सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है अभी, डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक जियोमेट्रिकल शेप, यानी कि इनकी जो शेप है वो क्या होगी, जियोमेट्रिकल शेप क्या होगी, वेल अरेंज्ड होंगे, यानी कि इनके पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, वेल अरेंज्ड होंगे, और वो लॉन्ग रेंज तक होंगे। ये भी नहीं है कि ये थोड़ी सी दूर में होंगे, यानी कि ये कैसे होंगे, लॉन्ग रेंज तक होगा इसका ऑर्डर। ठीक है, लॉन्ग रेंज तक इसका ऑर्डर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगली बात आती है मेल्ट एट ए शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, यानी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, फिक्स होगा। ये नहीं है कि ये किसी भी टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाएंगे या कोई रेंज के अंदर मेल्ट होंगे। जैसे मान लीजिए कोई सब्सटेंस है उसका मेल्टिंग पॉइंट 145 डिग्री सेल्सियस है तो वो उसी टेम्परेचर पर ही जाके मेल्ट होगा, ना इससे थोड़ा कम ना इससे ज़्यादा, इसी एक फिक्स टेम्परेचर पर ही मेल्ट होगा। ठीक है, इसको हम इस डायग्राम इसके कूलिंग कर्व से समझ सकते हैं। कूलिंग कर्व इसका कुछ इस तरह से होगा, देखिए आप, ये है, इधर मैं टेम्परेचर लिख रहा हूँ वाई एक्सिस पर, वाई पर क्या है टेम्परेचर, और एक्स एक्सिस पर मैं लिख रहा हूँ टाइम को। ठीक है, तो आप देखिए हम क्या करें, ये टेम्परेचर कुछ इस तरह से इसमें वेरी करेगा। ठीक है, अब ये जो दो पॉइंट है आपका, एक ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन पॉइंट्स पर देखिए आप, ये क्या है ट्रांजिशन स्टेट है, यानी कि यहाँ से इस पॉइंट से इसको आप टाइम t1 दे दो और इसको टाइम t2 दे दीजिए। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पर इनकी क्या है, अवस्था का परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका अवस्था परिवर्तन, या हम यूँ बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रही है, इनकी स्टेट चेंज हो रही है। यानी कि ये यहाँ पर मान लीजिए क्या हो रहा था, टेम्परेचर यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि यहाँ पर यदि वो लिक्विड था तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। यदि इधर से इधर चलेंगे तो यहाँ पर सॉलिड था तो यहाँ पर आकर क्या बन जाएगा, ये लिक्विड बन जाएगा। पर यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कीजिए कि यहाँ पर टेम्परेचर वही है, यानी कि टेम्परेचर एक फिक्स टेम्परेचर है, कोई रेंज के अंदर ये चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो अगली बात आती है 3 नंबर पॉइंट की बात करें। 3 नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है कि व्हेन कट विद ए शार्प एज टूल दे स्प्लिट इनटू 2 पीसेस एंड द न्यूली जनरेटेड सरफेस आर प्लेन एंड स्मूथ। यानी कि जब हम इसको क्या करेंगे, किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब आप काटोगे तो उसमें क्या होगा, उसकी जो न्यूली जनरेटेड सरफेस होगी वो कैसी होगी, प्लेन और स्मूथ होगी। ठीक है, अगली बात करें तो ये क्या होंगे, एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। एनाइसोट्रोपिक इन नेचर का मतलब ये है कि जब आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करोगे तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आएगी। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, थर्मल कंडक्टिविटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये कुछ इसकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। जब आप इनकी स्टडी करोगे तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट इनके कुछ वैल्यू जाएगी। जैसे आप ए से बी में जाओगे, ए से बी में जा रहे हो तो यहाँ पर देखो आपको, मैं रेड वालों को मान लो ये कैटायन है, जितने भी ये रेड डॉट दिखाई दे रहे हैं ये सारे क्या कैटायन है। तो यहाँ पर आप ए से बी जा रहे हो तो सारे आपको या तो कैटायन मिल रहे हैं या सारे के सारे क्या मिल रहे हैं, एनायन मिल रहे हैं। बट जब आप सी से डी की तरफ जाते हो
तो यहाँ पर क्या है, एक बार तो केटायन आता है और एक बार ब्लू वाले को मैंने क्या बोल दिया, एनायन बोल दिया। तो एक बार क्या आता है, एनायन आता है। तो इधर तो सारे केटायन देखने को मिल रहे हैं आपको ऐसे भी में, तो यानी कि इधर कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो आएगी वो सी से डी की तरफ जाने पर कुछ अलग मिलेगी आपको, ठीक है। अगली बात आती है ट्रू सॉलिड्स एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो ये बात हम कर चुके हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर की, और इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स क्या है इनके, NaCl, ZnS और जितने भी मेटल्स है वो सारे के सारे क्या है इसके क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल है, ठीक है। अगली बात आती है एमोर्फस सॉलिड्स की, ठीक है। एमोर्फस सॉलिड्स की बात करते हैं। देखिए, तो एमोर्फस सॉलिड है, इनकी जो शेप है वो कैसी होगी, इरेगुलर होगी। शेप कैसी होगी, इरेगुलर होगी। ये देखिए हमने यहाँ पे बात की थी, यहाँ पे इनकी शेप कैसी आ रही थी, इरेगुलर आ रही थी। कोई मतलब इनका अच्छा अरेंजमेंट देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा था, ठीक है। अगली बात आती है ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, ये एक रेंज के अंदर होता है। जैसे इसके मैं कूलिंग कर्व की बात करूं तो कूलिंग कर्व इसका कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे टेम्परेचर और एक्स एक्सिस पर क्या होगा आपका, टाइम होगा। तो ये कुछ इस तरह से चलेगा, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। ये टाइम T1 है, इसको दे दो टाइम T1 और टाइम T2, ठीक है। और ये टेम्परेचर क्या होगा आपका, T1 और ये टेम्परेचर T2। तो अब ये जो पॉइंट आएगी, ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, पॉइंट A और पॉइंट B। अब A से B के अंदर इसका क्या हो रहा है, अभी स्टेट चेंज हो रही है, यानी कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, या इधर से इधर जाएंगे अपन, इस डायरेक्शन से इधर B से A की ओर, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट इसका फिक्स नहीं होगा। जब आप इसको मेल्ट करोगे तो ये एक रेंज के अंदर होगा, यानी कि T2 से शुरू होकर T1 की रेंज के अंदर ये मेल्ट होगा। ये इसका फिक्स नहीं है कि ये T2 के ऊपर जाते ही मेल्ट हो गया या T1 पर जाते ही मेल्ट हो गया। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आपका प्लास्टिक हो गया, जैसे प्लास्टिक हो गया, ठीक है, रबर हो गया, और यदि हम बात करें ग्लास हो गया। ये सारे के सारे क्या है, इनका जो कूलिंग कर्व है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प नहीं होता। मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, शार्प नहीं होता, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है इसमें, व्हेन कट विद ए शार्प एज टूल दे कट इनटू टू पीस विद इरेगुलर सरफेस। यानी कि अब की बार जब आप इनको काटोगे, किनको, एमोर्फस सॉलिड्स को, तो ये क्या है, इरेगुलर सरफेस के अंदर कट होंगे, ठीक है। अगला है आइसोट्रोपिक इन नेचर। ये कैसे होंगे भी, आइसोट्रोपिक होंगे नेचर में। क्यों होंगे आइसोट्रोपिक, क्योंकि देखिए उसमें तो क्या था, अब पीछे बात कीजिए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, इनकी जो जियोमेट्रिकल शेप थी वो कैसी थी, फिक्स थी। फिक्स होने की वजह से क्या था, इनमें डिफरेंट देखने को मिल रहे थे आपको, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में जाने पर। जबकि इरेगुलर जियोमेट्री होने पर क्या होगा, मतलब उसमें कोई कुछ फिक्स नहीं है। जैसे यहाँ पे केटायन पड़ा है, यहाँ पे एनायन पड़ा है, यहाँ पे केटायन पड़ा है, यहाँ एनायन है, यहाँ फिर केटायन है, यहाँ एनायन है, इस तरह से। तो आप किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो आपको मतलब लगभग सेम इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, आइसोट्रोपिक है, नेचर के अंदर आइसोट्रोपिक है, यानी कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो किसी भी डायरेक्शन में जाओ आप तो वहाँ पर कैसी मिलेगी, सेम देखने को मिलेगी। अगला है, इनको क्या बोलते हैं अभी, स्यूडो सॉलिड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी इनको, स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। स्यूडो सॉलिड या सुपर कोल्ड लिक्विड भी इनको बोलते हैं। और बात करें, ये क्या होता है अभी, इनका जो अरेंजमेंट है वो शॉर्ट रेंज तक होता है, ठीक है। जो आपके जो क्रिस्टलाइन सॉलिड थे उसमें अरेंजमेंट क्या था, लॉन्ग रेंज तक था, जबकि इसमें क्या होगा, शॉर्ट रेंज तक इसका ऑर्डर होगा। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स क्या क्या है इसके, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ये सारे क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनको आगे फिर कैटेगराइज किया गया है, या उनको उनके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो देखिए हम बात करते हैं किसकी, क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्लासिफिकेशन की। तो क्या बोल रहा है, वी विल क्लासीफाई क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ intermolecular forces or bonds that hold the constituent particles together, these are। तो हमें पता है कि जो मतलब कोई भी दो एटम्स हो गए या मॉलिक्यूल्स हो गए, उनके बीच में किसी न किसी तरह का क्या लग रहा होगा, ये H और A क्या है, दो कोई एटम है, ठीक है। इनके बीच में कोई ना कोई
अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। तो ये हमें पता है कितने प्रकार का होता है, वान डर वाल हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवालेंट बॉन्ड हो गया, मेटेलिक बॉन्ड हो गया। इनके बेसिस पर क्या है भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। वो कौन कौन से हैं? एक तो मॉलिकुलर सॉलिड, नंबर 2 है आयोनिक सॉलिड, नंबर 3 है मेटेलिक सॉलिड, और नंबर 4 कौन सा है? नंबर 4 आपका कोवालेंट सॉलिड। ठीक है, तो इन सब की हम एक एक करके अभी बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी? मॉलिकुलर सॉलिड की। तो मॉलिकुलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द मॉलिकुलर सॉलिड। जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे? इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। अब जो पार्टिकल्स है वो क्या हो सकते हैं? अभी एनाइन हो सकता है एक, तो है ना, केटाइन हो सकता है यानी कि आयन हो सकते हैं, और बात करें तो एटम्स हो सकता है वो, और मॉलिक्यूल्स हो सकता है। ठीक है, इन्हीं की बेसिस पर इनको आगे क्लासीफाई किया गया, इनकी बात हम कर रहे हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है ये कि मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे? इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे किसके? मॉलिकुलर सॉलिड्स के। और इनको आगे फिर 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। 3 कैटेगरी में, वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी है? नंबर 1 है नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। तो नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड की बात करें तो ये क्या बोलता है अभी? द मॉलिक्यूल्स फॉर्म बाय नॉन पोलर कोवालेंट बॉन्ड। इसमें जो कोवालेंट बॉन्ड होगा वो कैसा होगा? नॉन पोलर होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए H2 हो गया, Cl2 हो गया, I2 हो गया। तो H2 के बीच में ये जो बॉन्ड है ये कैसा है? नॉन पोलर है। ये हमें पता है ये कैसा है? नॉन पोलर है, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन ही है, मतलब होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। तो इनकी क्या है भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस होगा नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं होगा तो ये कैसा मॉलिक्यूल है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, और ये बॉन्ड कैसा बन रहा है? इनमें कोवालेंट बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, आगे 2 नंबर पॉइंट इसमें क्या बोल रहा है? द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय वीक डिस्पर्सन फोर्सेस और लंडन फोर्स। तो इनके जो एटम्स है वो मतलब लंडन बल या वीक डिस्पर्सन फोर्स के द्वारा, मतलब वो जो एटम्स है वो बंधे हुए होंगे। ठीक है, अगली बात आती है दीज सॉलिड्स आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सॉलिड कैसे होंगे भी? सॉफ्ट होंगे और नॉन कंडक्टर होंगे किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। अगली बात आती है दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका क्या है भी? मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? लो होगा। और ये क्या है भी? जो रूम टेम्परेचर पर यूजुअली लिक्विड और गैस स्टेट में ही मिलते हैं, रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर। ठीक है, नंबर 2 इसके अंदर कौन सा है? पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। तो जितने भी पोलर मॉलिक्यूल है, जैसे पोलर जिनमें क्या है? पोलर कोवालेंट बॉन्ड हो, जैसे HCl हो गया, ठीक है, SO2 हो गया। तो इनके अंदर क्या हो रहा है अभी? ये क्या है? ये पोलर कोवालेंट बॉन्ड है। इनमें कैसा है? पोलर कोवालेंट बॉन्ड है, क्योंकि ये कैसे? हेट्रोडाइटोमिक मॉलिक्यूल है। हेट्रोडाइटोमिक मॉलिक्यूल होंगे तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ डिफरेंस आएगा, और उस वजह से यहाँ पर क्या होगा? द्विध्रुव आघूर्ण देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो और ये बॉन्ड कैसा है? इनमें कोवालेंट बॉन्ड है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पोलर कोवालेंट या पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। ठीक है, इनमें इंटरेक्शन कैसा होगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। दीज सॉलिड्स आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी कैसे होंगे? सॉफ्ट होंगे और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होंगे? नॉन कंडक्टर होंगे। देयर मेल्टिंग पॉइंट आर हायर देन दोज ऑफ नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। जो नॉन पोलर है उनके कंपैरिजन में इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा? कुछ ज़्यादा होगा। ठीक है, नंबर 3 क्या है इसमें? नंबर 3 है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड्स। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाइंड्स मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड लाइक H2O, यानी कि H2O आइस के अंदर आप देख सकते हैं कि उसमें क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यानी कि जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, जिन मॉलिकुलर सॉलिड्स में, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। और क्या है? दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी कैसे हैं? नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। जनरली दे आर वोलेटाइल लिक्विड। ये क्या है भी? वोलेटाइल लिक्विड होते हैं। और सॉफ्ट सॉलिड अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर ये कैसे होंगे? सॉफ्ट होंगे सॉलिड जो। ठीक है, अब 2 नंबर सॉलिड अपना कौन सा था अभी? आयोनिक सॉलिड। इसकी बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा? आयंस आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ आयोनिक सॉलिड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो पार्टिकल्स है सॉलिड के वो आपके केटाइन हो सकता है, एनाइन हो सकता है। तो आयनिक में क्या होगा? केटाइन और एनाइन, यही तो देखने को मिलेंगे। ठीक है,
कैटायन, एनायन, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे आयनिक सॉलिड में, ठीक है। और क्या बोल रहा है, स्ट्रॉन्ग कुलोम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि ये किससे बंधे होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होंगे। अगला है दीज सॉलिड्स आर हार्ड बट ब्रिटल इन नेचर, ये कैसे होंगे, हार्ड होंगे। अगला है दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा इनका, हाई होगा। दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, ये क्या है, अभी सॉलिड स्टेट में तो क्या हो गए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट और व्हेन डिजोल्व इन वाटर। इस एग्जाम्पल की बात करें तो NaCl है, NaCl सॉलिड फॉर्म में तो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट नहीं करता, सॉलिड फॉर्म में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बट जैसे ही आप इसका क्या कर लो, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बना लोगे तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स क्या है, NaCl है, KCl है और सीजियम क्लोराइड है, ठीक है। अगली बात आती है मेटेलिक सॉलिड की। मेटेलिक सॉलिड की बात करूं तो मेटेलिक सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या बोल रहा है, ये पॉजिटिव आयंस इन Hc ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि सबसे पहले आप मेटल्स को समझो। मेटल्स क्या होती है, मेटल्स का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन त्यागने की, यानी कि मेटल की प्रकृति क्या होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई मेटल है वो +2 के अंदर है, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। अब ये तो है नहीं कि वो अकेली मेटल का अकेला ही ये एटम होगा, ठीक है, बहुत सारे मेटल साथ में पड़े होंगे, ठीक है, किसी एक मेटल के या धातु के टुकड़े के अंदर। अब कितने इलेक्ट्रॉन गए भी, 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़े होंगे बीच में, इस तरह से 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। अब क्या होगा, ये इसका +2 चार्ज आती है, इस 2 इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा क्या होगा, इस तरह से मतलब इनमें जुड़ा होगा, ये वाला इधर इसके साथ जुड़ा होगा, ये इसके साथ, इस तरह से इनमें क्या होगी, इसकी बॉन्डिंग होगी इलेक्ट्रॉनों के साथ में, और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ इस तरह से मेटल के साथ में जुड़े हुए होंगे। तो ये क्या बता रहा हूँ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन मेटल में बॉन्डिंग कैसे होती है, यानी कि इस तरह का इन्वायरमेंट कुछ देखने को मिलता है मेटल्स के अंदर, ठीक है। अगली है, ये क्या है भी, हार्ड होते हैं मेटल्स भी और डक्टाइल होते हैं, ठीक है। कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट, ये क्या होंगे भाई, कंडक्टर होंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट में भी और मोल्टन स्टेट में भी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बात करें, कॉपर वायर हो गया, सिल्वर हो गया, है ना, ये सब क्या है भी कंडक्टेंस इनकी बहुत अच्छी होती है। अगली बात आती है दे हैव फेयरली हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, कुछ ज़्यादा होगा। इनके एग्जांपल्स की बात करें तो जितनी भी धातुएं हैं वो सारी की सारी क्या है, मेटेलिक सॉलिड्स के एग्जांपल है, जैसे Fe हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आदि आदि आदि, ठीक है। सबसे लास्ट में बात आती है आपके कोवालेंट और नेटवर्क सॉलिड की। कोवालेंट सॉलिड की बात करें तो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, क्या होते हैं अभी, एटम्स, और इनके अंदर बॉन्डिंग कैसी होती है, कोवालेंट बॉन्डिंग होती है। दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट इसमें भी एक अपवाद है, वो क्या है, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या करता है अभी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ये भी क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है अभी, डायमंड क्या बहुत हार्ड होता है ना, जबकि इसमें भी एक अपवाद क्या है अभी, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट का ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी करता है और ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और इनके एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स क्या है इसके, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया और SiO2, ये सारे के सारे क्या है, कोवालेंट सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होगी। यदि किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।